तो इस प्रकार सूर्य का विचलन होता रहता है। 21 जून को सूर्य यहाँ पे आएगा, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को यहाँ पे लंबवत होगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा, और दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 22 मार्च को पुनः सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। तो ऐसी पृथ्वी पर 2 तारीख आती है, एक तो 22 मार्च और 23 सितंबर, जहाँ पे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। अब ये सूर्य विचलन कर रहा है, तो इसमें जो है भारत में अगर सन यहाँ पर है, सन अगर 21 जून का महीना है, जून जुलाई अगस्त का महीना है, तो भारत में गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे लंबवत रहेगा 21 जून को। अगर सूर्य यहाँ पर है 23 सितंबर या 22 मार्च का अगर दिन होगा, तो सूर्य विषुवत रेखा पर है, तो भारत पर ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी, अर्थात न तो विंटर का सीजन होगा न समर का सीजन होगा। और अगर सूर्य 22 दिसंबर को यहाँ पर लंबवत रहा, तो सूर्य की स्थिति यहाँ है, लेकिन सूर्य जो है यहाँ पे लंबवत है, सूर्य यहाँ पे लंबवत है, सूर्य की सीधे किरणें जो है वो मकर रेखा पर पड़ रही है, और मकर रेखा से भारत की स्थिति तो यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पे लंबवत है, तो भारत में उस समय शीत ऋतु आप देखते होंगे। जनवरी जो आपका होता है, दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है हमारे इधर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इसी कारण पड़ती है क्योंकि जो सूर्य है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हो जाता है, और हमारी दूरी जो है सूर्य से बढ़ जाती है, और हमारे जो गर्मी का सोर्स है, सोर्स ऑफ हीट है, वो है सूर्य, और सूर्य हमसे दूर चला गया है, इसलिए हमारे यहाँ ठंड आ जाती है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ सीजन परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार 21 जून, 22 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर ये हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण दिनांक हैं। अब हम जो यहाँ पर सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही विचलन कर रहा है, तो कुछ जोन का निर्माण हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे जोन बनता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उनको हम जानते हैं कि वो कौन कौन से जोन का निर्माण होता है। तो भारत पर विभिन्न कटिबंध यानी कि क्षेत्र बन जाते हैं, उनको हम देखते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न कटिबंध या क्षेत्र, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के कटिबंध या क्षेत्र। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के कटिबंध या क्षेत्र, तो कौन कौन से कटिबंध का निर्माण होता है, आइए जानते हैं। ये आपका जो है वो विषुवत रेखा हो गई, ये आपका कर्क रेखा हो गई, ये आपका मकर रेखा हो गई। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण रेखा है। इसके अलावा भी 2 महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। ये हो गया आपका आर्कटिक वृत्त और ये हो गया आपका अंटार्कटिक वृत्त। जो आपने अक्षांश रेखाओं के बारे में तो पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर एक गोलाकार लेप में पूरा गोल, जैसे कि ये है, और इसके चारों ओर जो रेखाएं खींची गई है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो इसके चारों ओर जो रेखाएं खींची गई है वे अक्षांश रेखा है। तो ये जो गोला है इसके चारों ओर ये रेखाएं खींची गई है, अक्षांश रेखा है, और जो उत्तर से दक्षिण तक खींची गई है वो देशांतर रेखा है। सिंपल है कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है वो अक्षांश रेखा है, और जो उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाती है वे देशांतर रेखा है। तो ये अक्षांश रेखा है। ऐसे बहुत सारी, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पर है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 90 तक खींची गई है। 90 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ, और ये 90 डिग्री साउथ है। ये 0 डिग्री है, 1 2 3 4 5 19 तक, और 10 11 12 यहाँ तक 19 तक खींची गई है। तो ऐसी कुल कितनी रेखाएं खींची गई हैं? 90 और 90 80 रेखाएं खींची गई हैं। अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है? 80, और ये एक यानी कि 181 उनकी टोटल संख्या है। तो ये है अक्षांश रेखा है। अब सूर्य जो है ये कर्क रेखा है, जैसा कि हमने अभी जाना कि ये कर्क रेखा है। कर्क, ये विषुवत, और ये मकर, ये प्रमुख रेखा है, और सूर्य इनके बीच ही भ्रमण करता है। तो यहाँ पर एक क्षेत्र का निर्माण होता है, ये यहाँ पर एक क्षेत्र बनता है,
क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो इसी क्षेत्र को प्राप्त हो रही है, और अगर गर्मी प्राप्त होगी, सबसे ज़्यादा गर्मी इसी क्षेत्र को प्राप्त हो रही है, और सबसे ज़्यादा गर्मी प्राप्त होगी तो जल जो है वो वाष्प बनेगा, वाष्प बनने के बाद बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद भारी वर्षा होगी। और आपको पता है कि अगर पर्याप्त वर्षा में बारिश प्राप्त हो रही है तो वहाँ पर घने वन और जंगलों का निर्माण होगा, और उनमें विभिन्न प्रकार के वनस्पति या जीव जंतुओं का विकास होगा, और उसमें जो जंगल होंगे उनमें बड़े बड़े जीव या स्तनपायी जीव हमें देखने को मिलेंगे। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि ये उष्ण है, उष्ण यानी गर्मी। इस क्षेत्र को गर्मी बहुत ज्यादा प्राप्त हो रही है, क्योंकि सूर्य वर्ष में 4 बार इन्हीं क्षेत्रों के बीच में लंबवत रह रहा है, तो सबसे ज्यादा गर्मी इनको प्राप्त हो रही है, और उष्ण का ये अर्थ ये होता है गर्मी। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, इस क्षेत्र को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। और यहाँ पर जो है ये दोनों क्षेत्र हैं, ये दोनों क्षेत्र, ये दोनों जो क्षेत्र हैं, ये कर्क रेखा से लेकर ये 6.5 डिग्री नॉर्थ तक, ये 6.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 6.5 डिग्री ये 6.5 डिग्री 66 डिग्री साउथ। ये इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है आर्कटिक लाइन, आर्कटिक व्रत, और इसको कहा जाता है अंटार्कटिक व्रत, टिक व्रत। तो ये भी महत्वपूर्ण रेखा है। ये 6.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक व्रत है, और 6.5 डिग्री साउथ पर अंटार्कटिक व्रत है। ऐसी अनेकों रेखाएं खींची गई हैं, लेकिन जैसे कि ये 23 पे आ गया तो इसको कर्क रेखा नाम दे दिया, क्योंकि कुछ विशेष इनकी क्वालिटी है। क्योंकि जो सूर्य है वो कर्क रेखा तक ही जाता है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ तक ही जाता है, और 23.5 डिग्री साउथ तक ही जाता है। इसलिए अक्षांश, ये भी अक्षांश रेखा है, लेकिन इनको विशेष नाम दे दिया है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहीं तक जाती हैं। तो ये कर्क रेखा दे दिया ऊपर में, यहाँ पर मकर रेखा दे दिया। और ये आर्कटिक व्रत इसलिए दिया है क्योंकि सूर्य की तिरछे किरणें जाती हैं, यहाँ तो लंबवत गिर जाती है, लेकिन जो तिरछी किरणें जाती है वो अधिकांश कहाँ तक जाती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ तक जाती है, इसलिए इसको आर्कटिक व्रत नाम दे दिया। और दक्षिण में 66.5 डिग्री साउथ तक जाती है, इसलिए इसे अंटार्कटिक नाम दे दिया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये जो कर्क रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच जो क्षेत्र बनता है, और मकर रेखा और अंटार्कटिक जो व्रत है उसके बीच जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को नाम दिया जाता है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसको कहा जाता है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा ठंड पड़ती है, अर्थात यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो अच्छा रहने योग्य होता है, और ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज़्यादा वर्षा होती है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। उसके बाद अगला रीजन आता है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, इसको बोलते हैं अपन नॉर्थ पोल, और इसको कहा जाता है साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये दक्षिण ध्रुव हो गया। तो इसके बीच का जो क्षेत्र पड़ता है इसके बीच का जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला, इसको कहा जाता है शीत कटिबंध, और इसको भी कहा जाता है शीत कटिबंध,
इसको शीत कटिबंधी इसलिए कहा जाता है, शीत का अर्थ होता है बहुत ज्यादा ठंडा, कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड। तो यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमी है, और बर्फ इसलिए जमी हुई है क्योंकि यहाँ पर कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती। हालांकि 6 महीने तक दक्षिणी ध्रुव पर रहती है, लेकिन वे पूर्ण रूप से लंबवत नहीं होती और बहुत कम प्रकाश पहुंचा पाती है। और जो हमारे जैसा कि बताया अभी, सोर्स का जो स्रोत है वो सन ही है, और सन ही नहीं पहुंचेगा तो गर्मी कहाँ से जाएगी, तो गर्मी नहीं है तो यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, इसलिए इसे कहा जाता है शीत कटिबंध। इस प्रकार पृथ्वी पर 3 कटिबंधों का निर्माण होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वर्षा होती है। और जो फिर कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि आपका टेम्परेट जोन। वहां पर रहने के लिए अच्छी जलवायु होती है, क्योंकि वहां पर ज्यादा ना तो गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा ठंड पड़ती है। और फिर आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक शीत होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और वहां पर बर्फ जमी रहती है, हमेशा के लिए बर्फ जमी रहती है, इसलिए उसे कहा जाता है शीत कटिबंध। इस प्रकार से 3 जोन का निर्माण होता है। और यदि हम अब देखें कि भारत की स्थिति कौन से जोन में है, तो भारत की स्थिति हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ये जो कर्क रेखा है ना यहाँ पर, लेकिन आधा भारत कर्क रेखा से दक्षिण में है और आधा भारत कर्क रेखा से उत्तर में है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रखा जाए या शीत कटिबंधीय क्षेत्र में रखा जाए। तो इसका एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत में जो एक तो हिमालय है और एक थार मरुस्थल है, उसके कारण भारत की जलवायु बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, इसलिए भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून को हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे कि मानसूनी पवनें जो वे हवाएं होती हैं जो भारत में वर्षा को लेकर आती हैं और विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं जैसे कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, हिमालय से टकराती हैं और भारत में वर्षा होती है। जो जून से सितंबर तक जो वर्षाएं होती हैं वो भारत में मानसून के आगमन के दौरान होती हैं, और सितंबर के बाद जो अक्टूबर नवंबर तक वर्षाएं होती हैं वे भारत के मानसून लौटने के दौरान होती हैं। तो उसको हम बाद में आगे की कक्षाओं में जब हम मानसून को पढ़ेंगे कि भारत में कैसे वर्षा होती है तो उसमें जानने का प्रयास करेंगे। अभी आप भारत की स्थिति को ध्यान में रख सकते हैं और भारत की जलवायु किस प्रकार की है उसको आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत की जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो अब हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं कि जो हमने टॉपिक प्रारंभ किया था भारत की कर्क रेखा से संबंधित की जो भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम भारत का एक मैप ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक छोटा सा मैप भारत का। तो कुछ इस प्रकार का हमारा भारत दिखता है और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हम कर्क रेखा को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से गुजरती है अपनी कर्क रेखा, जिसे हमने कल भी जाना था कि यहाँ से लगभग यहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसको कहा जाता है 23½ डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत के 23 डिग्री नॉर्थ से। और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो ये आपका गुजरात है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका गुजरात है, ये है आपका गुजरात से प्रारंभ होती है। गुजरात के यहाँ पर एक स्थान पड़ता है सर क्रीक से
जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य गुजरती है, मध्य होकर मध्य में प्रवेश करती है। गुजरात के बाद यहाँ राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट आता है, राजस्थान यहाँ से गुजरती है, एमपी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर आता है झारखंड, फिर यहाँ पर आता है वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पर आता है ये आपका त्रिपुरा, ये बना हुआ है ना, ये आपका त्रिपुरा, और ये जो है आपका ये है मिजोरम। तो जो एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। अब इसमें कुछ याद रख, ये क्वेश्चन जो है अनेकों कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, और कभी इसको पूर्व से पश्चिम की ओर जमाने के लिए देता है कि भारत के वे कौन से राज्य हैं। अलग अलग 4 ऑप्शन दे देगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा दे देगा, और फिर इनको बोलेगा कि जो भारत की कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है और इन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में जमाई है, ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाई है। तो ये हमें पूर्व से पश्चिम के क्रम में भी याद होने चाहिए और पश्चिम से पूर्व के क्रम में भी हमें कंठस्थ याद होने चाहिए, तो हम सवाल को सोल्व कर पाएंगे। तो ये होकर गुजरती है। अब इसमें भी कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं कि जो किस राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है और सबसे निकटतम है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि वे राज्य जिनकी राजधानी कर्क रेखा से उत्तर में है। तो कर्क रेखा से उत्तर में जिन राज्यों की राजधानी है उसमें एक तो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर उत्तर में है। सबसे पहले गुजरात की देखें तो गुजरात की दक्षिण में है गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में है। एमपी की राजधानी भोपाल है जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है जो कि दक्षिण में है। झारखंड की राजधानी रांची है जो कि दक्षिण में है, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है जो कि दक्षिण में है, कलकत्ता है। और त्रिपुरा की राजधानी आइजोल है जो कि कर्क रेखा से दक्षिण उत्तर में है, आइजोल। और जो मिजोरम है, नहीं, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है जो कि उत्तर में है। और जो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ये भी उत्तर में है, जो कि उत्तर में। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि जो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा ऊपर गुजरती है, जिसमें 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी ऊपर है, जिसमें एक आता है आपका राजस्थान और दूसरा आता है त्रिपुरा और मिजोरम। इन तीनों की राजधानियां कर्क रेखा से उत्तर में है और बाकी सारे जो स्टेट पड़ते हैं उनकी राजधानियां कर्क रेखा से दक्षिण में देखने को मिलती हैं। अब सबसे निकटतम राजधानी और सबसे दूर की राजधानी पूछता है, तो कर्क रेखा से सबसे दूर की राजधानी है वो है जयपुर, कर्क रेखा से सबसे दूरी पर स्थित, कर्क रेखा से सबसे दूर और सबसे निकटतम जो है लगभग कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर स्थित है वो है रांची, जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक, कर्क रेखा के सबसे नजदीक कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है वो है आपकी रांची। और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो हमने पढ़ा था, जो देशांतर रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को मिलाती है, वो एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, तो वो झारखंड के रांची सरगुजा करके एक स्टेट जगह पड़ती है, वहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा और कर्क रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है अर्थात काटती है। ये जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, और ये रेखा कहाँ पे काटती है, तो झारखंड में एक स्थान पड़ता है सरगुजा या सागुजा में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तो आशा है कि आपको
आपको जो पता चला होगा कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कौन सा राज्य कितनी की राजधानी कर्क रेखा से दूरी पर है, कौन सा राज्य की राजधानी दक्षिण में है या उत्तर में है, ये आपको जानकारी मिली होगी। अब आगे हम पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे। आईएसटी के बारे में आपने सुना होगा, अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन अर्थात भारतीय मानक समय रेखा, कि किसी देश का जो समय है वो कैसे निर्धारित किया जाता है। क्योंकि जो समय है, समय को पूरे विश्व में कैसे नापा जाता है, तो सूर्य की गति के आधार पर मापा जाता है कि जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर है तो कहीं पे उजाला है, तो सूर्य की गति के अनुसार ही पृथ्वी पर समय निकाला जाता है। तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे कि किसी देश में जो वहाँ का स्थानीय समय है या इंडियन टाइम लाइन है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है सूर्य का, वो लगभग 24 घंटे में लगाती है। और 24 घंटे में लगाती है तो 12 घंटे का दिन होता है और लगभग 12 घंटे की रात होती है। तो ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कौन सी? ये देशांतर रेखाएं खींची गई है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन, ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर, आपने देखी होगी। तो ये जो खींची गई है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाती है, इनको देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। वो जो हमने पूर्व से पश्चिम की ओर खींची थी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनको हमने क्या नाम दिया था? तो इनको हमने अक्षांश नाम दिया था। लेकिन जो उत्तर से और दक्षिण के बीच खींची जाती है उन्हें हमने देशांतर नाम दिया है। ये सभी वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, इन्हें काल्पनिक रूप से किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए खींचा गया है। तो ये देशांतर रेखा है। इन्हीं देशांतर रेखाओं में से एक रेखा है 0 डिग्री, यहाँ पर है 0 डिग्री। ये बीचों बीच वाली रेखा है ना, इसको 0 डिग्री नाम दिया गया है। और 0 डिग्री से इधर इधर जाते हैं, तो ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ये इधर वाला पूर्व हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री पे खींची गई है, 5 डिग्री पे 6 डिग्री, ऐसे करके 180 डिग्री तक पूर्व में रेखाएं खींची गई हैं। और इसी प्रकार ये पूर्व हो गया तो इन सब के पीछे पूर्व लगेगा, अर्थात ये पूर्व में है और ये 0 डिग्री से पश्चिम में है। ये पूर्व का भाग है, पश्चिम का भाग। तो इसी प्रकार इधर भी खींची गई है 1, 2, 3, 5, 10, 12, 18, 50, 60, 80, 90, 120, 140 और अंत में जो रेखा खींची गई है ये 180 डिग्री पे खींची गई है। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360 रेखाएं जो है, 360 देशांतर रेखाएं, 360 देशांतर 360 देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी पर खींची गई हैं। और ये जो है 0 डिग्री से पूर्व में जो है उनकी संख्या 180 है और 0 डिग्री से पश्चिम में है वो 180 है। तो पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी को कितना समय सूर्य को कितना समय लगता है? तो देखेंगे अपन, तो 160 में यदि हम 24 का भाग देते हैं, 160 में यदि हम 24 को भाग देते हैं तो ये आएगा लगभग ये आएगा 60 मिनट। 60 मिनट। इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 180, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 6 पर, ये हो जाएगा 9 पर 90। फिर इसको 6 से काट देते हैं, 3 से, 3 का 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 30, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 15 डिग्री। अर्थात जो पृथ्वी है वो 1 घंटे में 15 डिग्री को पार कर जाती है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 5, 10, 11, 12, 15, तो 15 डिग्री, 1 से लेकर 15 डिग्री को पृथ्वी 1 घंटे में
पार कर जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी घूम रही है तो धीरे 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 पृथ्वी घूमेगी और लगभग 1 घंटे में 15 देशांतर को जो पृथ्वी है वो पृथ्वी घूम जाती है। 1 घंटे में 15 देशांतर घूम जाती हैं। इसी प्रकार हम एक देशांतर का ज्ञात करें कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है, तो ये 15 है ना, 15 से आगे हम ज्ञात करें कि 15 देशांतर लग रहे हैं, 360 को एक घंटा लग रहा है, तो इसको हम 15 में 60 से भागित करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 मिनट। अर्थात 1 डिग्री की जो लाइन है, 1 डिग्री की लाइन को पार करने में सूर्य को कितना समय लग रहा है, तो वो लग रहा है 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ पे 4 मिनट का समय लगेगा, फिर 4 मिनट का यहाँ पे लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। और जो देशांतर रेखा है वो इस प्रकार खींची गई है खड़ी, ये माना कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो सूर्य यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट का समय लगेगा, फिर यहाँ से अगले देशांतर तक आने में 4 मिनट का समय लगेगा, फिर यहाँ तक आने में 4 मिनट का समय लगेगा। तो पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी के बीचों बीच में एक तरफ दिन होगा और एक तरफ रात होगा, तो यहाँ पर जब दिन होगा तो इस तरफ रात होगा, और इधर 4 डिग्री पश्चिम में चलेगा, ये पूर्व में चलेगा और ये पश्चिम में चलेगा। तो इस प्रकार जो पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं हैं उनके अनुसार समय का निर्धारण होता है, और जो किसी भी देश का मानक समय होता है उसको